हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। यह है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर का पार्ट 2 वीडियो और मैं हूं गौरव पाटनकर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन पर। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मैटर का ये पार्ट 2 वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक अपील है कि आप जहां पर भी रहते हो वहां पर प्लीज एक ट्री प्लांट कीजिए। हमने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए हम हमारी तरफ से एक ट्री प्लांट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दो और ये वीडियो अपने उन दोस्तों से भी शेयर कर देना जिन्हें मेजरमेंट्स ऑफ मैटर समझने में दिक्कत जा रही है। हो सकता है ये वीडियो देख करके उन्हें मेजरमेंट्स ऑफ मैटर समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा मैटर्स के बारे में। मैटर्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास, उसे हम कहते हैं मैटर। ओके, कोई भी चीज जो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका थोड़ा सा मास होता है हम उसे मैटर कहते हैं। और बाद में हम देखे थे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली हम उन्हें कैसे सिंथेसाइज करते हैं ये भी हमने देखा था। किस चीज को हम केमिकल कंपाउंड्स बोलेंगे ये देखा था। और उसके बाद में हमने एटम के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसकी साइज के बारे में, उसके रेडियस के बारे में भी काफी जानकारी ली थी। और फिर हमने देखा था कि केमिकल्स को या एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं, उनके नाम कैसे रखे जाते थे, ये भी हमने देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। उसके अंडर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आप स्ट्रेटली इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज यार पहले पिछली वीडियो देख करके आओ और फिर हम ये वीडियो पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ये पहला टॉपिक है जो कि है एवोगाड्रो नंबर। ओके, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? जैसे कि हर एक यूनिट में कोई एक क्वांटिटी होती है स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और तो ऐसे ही जो है एवोगाड्रो नंबर करके एक नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि एक मोल, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था मोल के बारे में, तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो कांस्टेंट नंबर होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आर कांस्टेंट, तो दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है ये हम देखते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय एन ए, ये बेसिकली एन सबस्क्रिप्ट ए है। सो द एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 into 10⁻23। सो इसका मतलब क्या है कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। आप वो NaCl का मॉलिक्यूल ले लो, आप वो NaCl ले लो, 1 मोल NaCl या 1 मोल H2O या 1 मोल कोई भी केमिकल, 1 मोल कोई भी कंपाउंड, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होने वाला है वो इतना ही होने वाला है। इट इज कांस्टेंट। ओके, 6.022 into 10⁻23। सो इट इज जस्ट लाइक 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है एंड सो ऑन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कि 18 ग्राम, ये हमने देखा था पिछले पार्ट में देखा था हमने। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। एक मोल में इतना होगा। ओके, एक मोल में 6.022 into 10⁻23 होने वाला है। तो 2 मोल्स में कितना रहेगा? इसके 2 टाइम्स। 3 मोल्स में इसके 3 टाइम्स, 4 मोल्स के इसमें 4 टाइम्स, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। हमें देखना है कि 66 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44। हमको ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पिछले पार्ट में दिया था। तो यही वो फॉर्मूला है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? 66, मॉलिक्यूलर मास है 44। उस हिसाब से बनता है हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1.5। तो 1 मोल में हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो 1.5 में कितने होंगे? 1.5 into 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट? अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि 54 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, राइट? आपको पता है कि 18 ग्राम्स में कितने हैं और 18 ग्राम्स का मतलब होता है 1 मोल। तो सबसे पहले ढूंढो कि 54 ग्राम्स मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स और उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, राइट? वैलेंसी के बारे में अब हमें देखना है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट। ओके,
कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी. सो इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में. ओके तो जैसे हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे H2O, तो H2O में एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ में कंबाइन कर सकता है. तो इसीलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दिस केस कम्स आउट टू बी 2, राइट. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इस केस में H2O के केस में होगी 2. ओके सो वैलेंसी को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वैलेंसी को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट ऑर्बिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे पहले ऑर्बिटल और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम के पहले ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन. उसे और डिटेल में देखेंगे तो ऑर्बिटल वाइज ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. अगर इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं दिया है. ओके और इसकी आपको ज्यादा जानकारी होनी भी जरूरी नहीं है. ओके सो जैसे सोडियम के पास थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है उसमें, मतलब अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये इलेक्ट्रॉन वो Cl को दे करके NaCl फॉर्म कर सकता है. सो बेसिकली सारे जो एटम्स हैं हमारे उनको क्या करना है, स्टेबल होना है. और स्टेबल होने के लिए आपको नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, ऐसा कहा जाता है. सो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8. ओके 2,8 या 2,8,8. ओके 2,8,8. तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब क्या है, उनके सारे के सारे ऑर्बिट्स जो है वो फुल है, उनकी जो कैपेसिटी है. लाइक जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो फुल है. सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो फुल है. थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल है तो वो होगा नोबल गैस. ओके मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता. तो इससे जो है स्टेबिलिटी अटेन होती है. तो नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. सो दूसरे एलिमेंट्स भी चाहते हैं वो नोबल गैस की तरफ बने. जैसे हमारे माँ बाप हमको कहते हैं कि बड़ा बड़ा होके तू इसकी तरफ बने उसकी तरफ बने. सो ऐसे होता है इनका भी. सो ये भी हमारे नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं. तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं तो छोड़ देते हैं, अगर ले सकते हैं तो ले लेते हैं किसी से, और ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ओके NaCl की तरह. सो नोट दैट द नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. सो कोई भी एटम उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या लूज करके, मतलब अपने पास लेके या अपने पास के इलेक्ट्रॉन छोड़ के उनके जैसा, मतलब नोबल गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है और उसे स्टेबिलिटी प्राप्त होती है. ओके इसे कहते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स आना आउटर मोस्ट शेल में. तो बेसिकली वो कैसा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में आ जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. सो सोडियम के पास कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्लोरीन के पास कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स that an atom of an element give away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element. ठीक है, ये वैलेंसी की फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास. सो वैलेंसी को ही कंटिन्यू करेंगे. सो पॉजिटिवली चार्ज एट आयंस आर कॉल्ड कैटायंस. जैसे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन उधार रह जाता है, राइट. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले सेम थे लेकिन अब एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उसकी वजह से इस पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज. और वही जब क्लोरीन ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर से क्लोरीन पर आया एक इलेक्ट्रॉन उधार, तो क्लोरीन पर हुआ एक निगेटिव चार्ज. सो इससे जो बना वो था NaCl, राइट. इससे बना हमारे पास NaCl. सो ये देखना है
द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में के ही इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, मतलब वो अपने पास के इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वही देगा, क्योंकि उनका बॉन्ड तोड़ने में काफी आसान होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लेना देना जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। सो वेरिएबल वैलेंसी, कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। सो वेरिएबल कैसी होती है वो, कि वो एक भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है या दो भी दे सकता है। वो इसी केस में होता है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। सो ये देखिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी वेरिएबल है, उसमें एक है कॉपर, एक है मर्क्यूरी, एक है आयरन। ओके, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ याद रखने लायक है। तो अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर ही देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लो, ये टेबल को अच्छे से निहार लो। ये टेबल जो है वो बुक में से लिया गया आपके 9th स्टैंडर्ड के। सो अगर आप बुक रेफर करते हो तो बुक में से भी काफी अच्छा जानकारी आपको मिल जाएगा। सो रेडिकल के बारे में देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। रेडिकल का मतलब क्या है, हमारे पास दो पार्ट्स है, कैटायन और एनायन। कोई भी कंपाउंड के, कोई भी बॉन्ड के दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक है कैटायन जिन्हें हम पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एनायन जो कि निगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। सो ये दोनों जो है आपस में पार्ट लेते हैं, तो इन्हें रेडिकल्स कहा जाता है। ओके, रेडिकल्स आर नथिंग बट द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, सो हमारे पास जो रेडिकल्स है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। सो अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि HCl में कौन से रेडिकल होते हैं, राइट, HCl में कौन से रेडिकल होते हैं, तो आपका जवाब जो है वो बाहर आएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या है कि H अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है और Cl पर एक इलेक्ट्रॉन उधार हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। सो उस हिसाब से ये बनता है। तो ये ऐसे रेडिकल्स होते हैं। जैसे NaCl में रेडिकल्स के एग्जांपल्स है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही आपकी बुक में जो है काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को भी आप रेफर कर सकते हो और काफी जानकारी पा सकते हो रेडिकल्स के बारे में। सो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बाकी तो आपके पास किताब है ही, आप किताब को रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।